बहनोई एक्सीडेंट से मर गया तो सोचा बहन की इद्दत पूरी हो जाए फिर उसे अपने घर ले आऊंगी। एक रोज बहन के ससुराल से मुलाजमा का फोन आया और बोली, बाची तेरी बहन पर जुल्म हो रहा है। बहन की 5 नंदे उसके जिस्म से कुछ ऐसा निकाल कर अस्पताल जाकर लाखों कमाती हैं। मैं उसी वक्त बहन के घर गई जो चारपाई पर कमजोरी से लेटी थी। बहन का जब चेकअप करवाया तो आसमान फट पड़ा। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि दुकान पर काफी ज्यादा रश लगा हुआ था, जिसकी वजह से अच्छी खासी कमाई हो गई थी। मेरी खानेवाल में एक दुकान थी जहां मैं खाने पीने की अशिया बनाती थी। दुकान का नाम साइमा फूड कॉर्नर था। मैं खानेवाल शहर में रहती हूँ। मेरी फैमिली में मुझसे 5 साल छोटी एक बहन और मेरी अम्मी है। मेरे अब्बू का इंतकाल कुछ साल पहले ही हो गया था। उनकी गाड़ियों और बाइक्स वगैरह की शोरूम की दुकान थी। उनकी वफात के बाद हमारा कोई कफील ना रहा, इसलिए मैंने हिम्मत की और अब्बू की दुकान को फूड कॉर्नर में तब्दील कर लिया। दरअसल मैंने कुकिंग कोर्स कर रखे थे, इसलिए मुझे मालूम था कि लोगों को किस तरह का खाना पसंद आएगा। सो यूं मैंने साइमा फूड कॉर्नर की बुनियाद डाली और अब माशाल्लाह से मेरी छोटी सी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने अपना हाथ बटाने के लिए वर्कर भी रखे हुए थे। मैंने तो बस मैट्रिक किया था, चूंकि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, जबकि मेरी बहन साइमा बीए कर रही थी। मेरी दुकान दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक खुली हुई होती थी। आज इतवार था इसलिए काफी रश था। मैं 10 बजे फारिग हुई थी। अब मैं सोच रही थी कि घर चली जाती हूँ। जब मैं घर जा रही थी तो मेरी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी जो एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी। वो लड़का बाइक स्टार्ट करके उस लड़की को ले जा चुका था, लेकिन न जाने क्यों मुझे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अपनी बहन साइमा लगी थी। लेकिन मैं सोचने लगी कि मेरी बहन तो ऐसी नहीं है। वो तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती। उसने तो कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की, फिर किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। खैर जब घर आई तो अम्मी से मालूम हुआ कि साइमा घर पर नहीं है। मैंने पूछा कहाँ गई है, तो वो कहने लगी कि अपनी सहेली के घर गई है, कॉलेज से कुछ असाइनमेंट मिली थी, उसे बनाने गई है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई और मेरे दिल में ये शक पैदा हो गया कि वो लड़की मेरी बहन साइमा ही थी। मगर जब मैंने देखा कि साइमा घर में अपनी कॉलेज की सहेली रीता के साथ दाखिल हो रही है और उसके हाथ में असाइनमेंट की फाइल भी है, तो मैं मुतमईन होगी और सोचा कि जिस लड़की को मैंने लड़के के साथ बाइक पर देखा था वो कोई और ही होगी, मेरी बहन नहीं हो सकती। खैर जब मैंने अम्मी को बताया कि आज बहुत कमाई हुई है तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी और कहने लगी, अल्लाह तुझे मजीद तरक्की और कामयाबी दे। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर देकर काम करके मैं सोने चली गई क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए रोजाना जल्दी सो जाती थी। आज 7,000 रुपए मैंने कमाए थे, उसमें से 3,000 अम्मी को दे दी और बाकी 4,000 रुपए मैंने अपनी अलमारी में रख लिए कि इससे घर के लिए सौदा ले आऊंगी। यही सब सोचते हुए मैंने नींद की वादी में कदम रखा। अगले दिन दुकान पर जाने से पहले मैं अपने कमरे में आई और अलमारी खोलकर पैसे उठाने लगी ताकि वापसी पर सौदा लेती हूँ। लेकिन मैं हैरान हुई जब मैंने देखा कि मेरी अलमारी के दराज में सिर्फ 2,000 पड़े हुए थे, बाकी 2,000 रुपए गायब थे। मैं परेशान हो गई और सोच में पड़ गई। काफी तलाश किए लेकिन 2,000 ना मिले। मुझे अच्छी तरह याद था मैंने कल यहाँ 4,000 रुपए रखे थे। फिर 2,000 रुपए कहाँ चले गए? पहला ख्याल आया कि अम्मी से पूछूं, लेकिन फिर खुद ही इरादा बदल लिया कि अम्मी ने तो कभी मेरी दराज से पैसे नहीं लिए। जब साइमा से पूछा तो उसने भी ला इल्मी का इजहार किया कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं हैरान परेशान सी 2,000 रुपए लेकर ही चली गई। वापसी पर सौदा लिया और घर आ गई। आज की कमाई 3,000 रुपए हुई थी। अम्मी को पैसे नहीं चाहिए थे इसलिए उन्होंने पैसे लेने से इंकार कर दिया। यूं मैंने वो 3,000 रुपए अलमारी में उसी जगह रख दिए। मगर अगले दिन जब मैंने अलमारी खोलकर दराज से पैसे निकालने की कोशिश की तो वो 3,000 रुपए गायब पाए। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। मैंने साइमा से इस बारे में पूछा तो उसने ला इल्मी का इजहार किया। अम्मी भी अब परेशान रहने लगी कि पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं अब बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि रोज रोज पैसे गायब होने की वजह से नुकसान हो रहा था, सौदा भी कम पड़ता जा रहा था। जब मेरी हिम्मत जवाब देगी तो मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने सोचा कि पैसे सिर्फ रात को गायब होते हैं मेरे सो जाने के बाद, क्योंकि रात तक तो पैसे दराज में ही होते हैं। मैंने फैसला किया कि आज मैं सारी रात जागती रहूंगी और वक्फे वक्फे से दराज चेक करती रहूंगी। हकीकत पता चल जाएगी। मैं अपने ऊपर कंबल ओढ़कर लेट गई। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ नाइट बल्ब चल रहा था। इंतजार करते करते काफी देर हो गई। रात 2 बजे के करीब कोई कमरे में आया। उसने मेरी दराज में से पैसे निकाल लिए। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ लेकिन मैं जाग रही थी। वो कोई और नहीं साइमा ही थी। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं शशदा सी रह गई थी कि मेरी बहन को आखिर पैसे चोरी करने की और फिर मुझसे झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आ गई। वो मुझसे पैसे मांग कर भी तो देखती, मैं उसे खुशी खुशी दे देती। जब मैंने साइमा से इस बारे में पूछा तो वो रोने लगी और सब कुछ बताया कि वो अपनी अकेडमी के एक लड़के को प्यार करती है और वो भी उससे बहुत प्यार करता है, मगर वो लड़का गरीब है और थोड़ा बीमार है। अपने इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है। चूंकि उसका ताल्लुक गरीब खानदान से है इसलिए उसकी कोई मदद नहीं कर रहा।
साइमा उसे इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकती, इसलिए साइमा चुपके से उसकी मदद करने के लिए रातों को मेरे सोने के बाद रात से पैसे चुरा कर बिलाल को देने लगी थी। वो चाह कर भी मुझे सच्चाई नहीं बता सकी क्योंकि मैं लड़कों के साथ दोस्ती और प्यार मोहब्बत के सख्त खिलाफ थी। वो डर रही थी कि अगर मुझे पता चल गया तो कहीं मैं उसका घर से बाहर निकलना बंद ना करवा दूं और हो सकता है गुस्से में उसकी कहीं और शादी कर दूं। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। साइमा उस लड़के से शादी करना चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि ये ख्याल दिल से निकाल दो, वो लड़का गरीब है, अम्मी नहीं मानेगी और मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करूंगी जो तुम्हें सब कुछ ना दिला सके। लेकिन साइमा पर मोहब्बत का भूत सवार था। वो मेरे आगे रोने लगी। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए उसकी बात मान ली। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने लगी थी। बीए मुकम्मल होने के बाद अम्मी को साइमा की शादी की फिक्र सताने लगी। वो मेरी शादी पहले करना चाहती थी लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था कि अभी मैंने शादी नहीं करनी क्योंकि मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है। ये मेरा ख्वाब था, इसलिए फिलहाल शादी का इरादा नहीं था। अलबत्ता मैंने अम्मी से बोल दिया था कि पहले साइमा की शादी कर देते हैं। मैं बहुत जिद्दी थी, इसलिए अम्मी ने हथियार डाल दिए। वो कहने लगी कि अगर तुम्हारी नजर में कोई साइमा के लिए रिश्ता है तो बताओ। मेरे सहन में बिलाल का ही ख्याल आया था जिससे साइमा मोहब्बत करती थी। जब साइमा की शादी के लिए मैंने लड़के वालों को घर पर बुलाया तो अम्मी को वो लोग बिल्कुल पसंद न आए। लड़का इकलौता था और उसकी 5 छोटी बहनें थीं। मुझे उसकी नंदे पसंद नहीं आई थी, बहुत मगरूर लग रही थी। उसके अलावा वो लोग निचले तबके के थे। उनके मुकाबले में हमारे माशी हालात बहुत बेहतर थे। लड़का एक स्कूल और अकेडमी में पढ़ाता था। उसके वालिद की किराए की दुकान थी जहाँ वो मुख्तलिफ मशीनों के पुर्जे बेचते थे। अम्मी ने उनके सामने तो यही कहा था कि कुछ दिन बाद सोचकर जवाब देंगे, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी मुझसे कहने लगी कि साइमा की शादी ऐसे लोगों में नहीं होगी, तुम कोई और अच्छा सा लड़का देखो जिसके बहन भाई कम हो और वो अमीर भी हो। अम्मी का इनकार सुनकर मैंने बेबसी से साइमा को देखा जब आंसू बहाने लगी थी। अम्मी चौंक कर उसे देखने लगी, फिर पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। ये सुनकर मैं घबरा गई कि कहीं वो सच ना बता दे। फिर शुक्र है साइमा ने खुद ही बात संभाली और कहा कि अम्मी एक वक्त था जब हम गरीब हुआ करते थे, हालात भी ठीक नहीं थे। आप ऐसे अल्फाज न बोले जिनसे अल्लाह नाराज हो जाए और जो नेमतें उसने हमें अता की हैं वो वापस ले ले। साइमा की बात अम्मी के दिल पर लगी और फिर मेरे समझाने पर अम्मी मान गई और बिलाल के घर वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यूं देगर मामला तय पाए और शादी 3 माह बाद तय पाई। सच कहूँ तो मैं शादी से हरगिज खुश नहीं थी। मैं साइमा से बार बार कह रही थी कि सोच लो, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि उसे शादी बिलाल से ही करनी है। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब एक लड़का जो मुझसे उम्र में बड़ा था मुझे 2 दही भल्ले की प्लेटें और 2 प्लेटें बिरयानी का ऑर्डर देने लगा। ये लड़का जिसका नाम जुनैद था अक्सर ये मेरी दुकान से खाना लेने आ जाता था और फिर खाने की बहुत तारीफ भी करता था। आज जब मैंने उसे उसका ऑर्डर पैक करके दिया तो वो मुझसे पूछने लगा कि क्या आपकी मंगनी वगैरह हो गई है। उसके इस सवाल पर मैं पहले तो हैरत ज़दा हुई और फिर जवाब दिया कि मैं अभी सिंगल हूँ। ये सुनकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो पैसे देकर चला गया। अब हम लोग साइमा की शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के दिन करीब आ चुके थे। बहुत मोहब्बत के साथ और जहेज देकर मैंने और अम्मी ने साइमा को रुखसत किया था। उसके जाने के बाद घर में हमें उदासी सी महसूस हो रही थी। शादी के 15 दिन बाद जब साइमा घर पर आई तो उसके चेहरे पर काफी परेशानी थी। जब मैंने उससे परेशानी पूछी तो उसने मुझे पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर बाद में कहने लगी आप ही मुझे कुछ पैसे दे दें। बिलाल अपना कारोबार करना चाहता है जिसकी बुनियाद डालने के लिए उसे पैसों की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मैं खुश हुई कि चलो अच्छा है बिलाल कारोबार शुरू कर ले ताकि उसके घर के हालात बेहतर हों। जब मैंने साइमा से कारोबार की तफसील पूछी तो उसने ला इल्मी का इजहार किया और बोली कि वो अपने किसी दोस्त के साथ कारोबार शुरू कर रहा है। मैंने साइमा को पैसे दे दिए और वो घर चली गई। अब इसी तरह होने लगा था। जब भी साइमा घर आती परेशान परेशान लगती, वो मुझसे पैसे मांगने लगती और कहती कि बिलाल ने मांगी है अपने कारोबार के लिए। हर दफा ऐसा ही होने लगा था। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। अब तक मुझसे साइमा 2 लाख रुपए ले चुकी थी। बात पैसों की नहीं थी। अगर बिलाल मुझसे बात करता तो मैं इससे भी ज्यादा पैसे दे देती, लेकिन वो मेरी बहन के हाथ पैगाम भिजवा रहा था। काफी अरसे से मेरी बिलाल से मुलाकात भी नहीं हुई थी। मैं कॉल पर बिलाल से बात करना चाहती थी, लेकिन साइमा ने मना कर दिया। कहने लगी कि अगर बिलाल से कुछ पूछूंगी तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने बिलाल से बात करने का इरादा तर्क कर दिया। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि बिलाल से बात करनी चाहिए कि वो कौन सा कारोबार शुरू कर रहा है और मजीद उसे कितने पैसों की जरूरत है। मैं यही सब सोच रही थी जब अचानक दुकान पर बिलाल आ गया। दुकान की बैरूनी साइड पर बड़ी सी खिड़की थी, यहीं पर सब कस्टमर्स आकर खाने का ऑर्डर देते थे। बिलाल भी आया और कहने लगा कि साइमा को आपके हाथ का खाना बड़ा पसंद है, इसलिए सोचा कि उसके लिए बर्गर्स और शावरमा लेता जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और साइमा का हाल हवाल जानने के बाद मैंने उससे पूछा तुम्हारा कारोबार कैसा जा रहा है, मजीद पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह हैरत से मुझे देखने लगा। बोला कि मैं तो कोई कारोबार नहीं करता, आपको तो पता है स्कूल की अकेडमी में टीचर हूँ और 9वीं 10वीं जमात को पढ़ाता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। फिर पूछा कि क्या तुम कोई कारोबार शुरू नहीं
नहीं कर रहे। उसने नफी में सर हिलाया, जबकि मैं तो हैरान रह गई। मैंने खाना उसे पैक करके दिया, वो पैसे देने लगा तो मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वो मेरा बहनोई था, लेकिन बहुत जबरदस्ती पैसे रखकर चला गया। मैं अब सच में परेशान हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बहन जरूर कोई अनोखा काम कर रही है, जिस तरह उसने पहले किया था। पैसे चोरी करके बिलाल के इलाज पर लगाए थे। अब साइमा से बात करना बहुत जरूरी हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं साइमा से इस दफा सख्ती से पेश आऊंगी। मुझे ये बात अब हरगिज पसंद नहीं थी कि साइमा मुझसे झूठ बोलने लगी थी। उस वक्त साइमा बिलाल के लिए पैसे चोरी कर रही थी, मगर इस मर्तबा वो मुझसे झूठ बोलकर किसके लिए पैसे ले रही थी मुझे समझ न आया। मैंने सच्चाई जानने के लिए फौरन अगले दिन उसे घर पर बुलाया और उसे सख्ती से पूछा तो वो सर झुकाकर बोली, मेरी नंद को पैसों की जरूरत थी, उसकी एक दोस्त बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। ये बात सुनकर मैं नरम पड़ गई और फिर साइमा को समझाया कि तुम झूठ बोलकर पैसे ना लिया करो, सच बोलकर ले लिया करो, मैं तुम्हें कभी इंकार नहीं करूंगी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद साइमा ने अपने ससुराल में मुझे और अम्मी को दावत पर बुलाया। उसके घर जाकर मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसके घर में ढंग की कोई चीज ना थी। दीवारों पर प्लस्तर हुआ था, सफेदी तक नहीं की गई थी। यहाँ तो बहुत गुर्बत थी। मैंने सोचा मैं साइमा की मदद कर दिया करूंगी, हर माह उसे पैसे दे दूंगी ताकि उसका गुजारा अच्छा हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला था। एक दिन मैं दुकान पर थी। जब दुकान पर जुनेद आया, उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और वो बोला कि मेरे घर अपनी फैमिली को लाना चाहता है रिश्ते के लिए। मैं न जाने क्यों इनकार ना कर सकी। मुझे वो लड़का अच्छा लगा था। यूं उसके घर वाले अम्मी से और मुझसे मिलने आ गए। जुनेद पुलिस में एएसपी था। रिश्ता पक्का हो गया और शादी 2 माह बाद होना करार पाई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन सारी खुशी तब खत्म हुई जब ये खबर सुनी कि बिलाल का एक्सीडेंट हो गया और इलाज के वक्त हमें पता चला कि बिलाल आखिरी स्टेज पर था। उसे ब्लड कैंसर था। कैंसर का इलाज ही तब होता है जब बचने के कोई चांसेस होते हैं। बिलाल के पास तो इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसके इलाज पर पैसे लगाए थे। साइमा का रोना मुझसे देखा नहीं जाता था। वो मेरे आगे हाथ जोड़ती थी कि आप ही बिलाल को बचा ले, वरना मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह बिलाल का इलाज हो जाए, मगर हुआ वही जो किस्मत में लिखा था। किस्मत का लिखा मैं बदल नहीं सकती थी। इलाज के बावजूद वो बच ना पाया और उसकी मौत हो गई। साइमा की शादी को अभी सिर्फ 9 माह हुए थे और वो बेवा हो गई। बिलाल की इस मौत ने हमारी जैसे दुनिया ही बदल दी थी। 3 दिन साइमा पर बेहोशी की कैफियत तारी रही। हम सब पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी बहन साइमा की बहुत बुरी हालत थी। बड़ी मुश्किल से उसको हमने संभाला था। वो इद्दत में थी। मैं सोच रही थी कि जैसे ही उसकी इद्दत मुकम्मल होगी उसे घर ले आऊंगी, लेकिन इद्दत खत्म होने के बावजूद वो घर न आई। वो जिद करती थी कि उसे बिलाल के घर में ही रहना है। वो बिलाल का कमरा और घर छोड़कर नहीं आएगी। मैं बेबस हो गई थी। साइमा बहुत जुनूनी बन गई थी, इसलिए उसे इसके हाल पर छोड़ दिया और सोचा कि जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा और साइमा को सब्र आ जाएगा तो मैं उसे घर वापस ले आऊंगी। उसी दौरान मेरी जुनेद से शादी की तारीख जो तय हुई थी वो मजीद आगे चली गई थी। मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरी बहन साइमा नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं आ जाती मैं भी शादी नहीं करूंगी। एक दिन मैं साइमा के घर उससे मिलने गई तो दंग रह गई। उसका घर काफी बदल गया था। दीवारों पर सफेदियां भी हो गई थी। घर में बड़ा सा फ्रिज और नया फर्नीचर आ गया था। मैं हैरान थी कि उन लोगों के पास इतने पैसे कहां से आए। अब तो उन्होंने 2 मुलाजमा भी रख ली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लोग हैं जिनके पास ना ढंग का फर्नीचर था, ना बड़ी फ्रिज थी, ना कोई मुलाजमा, ना कोई खाने का अच्छा बर्तन। मैं जब साइमा से मिली तो दंग रह गई क्योंकि वो बहुत कमजोर नजर आ रही थी। आंखों के गिर्द हल्के थे, रंगत भी पीली पड़ गई थी। मैं बेसाख्ता रोने लगी कि मेरी बहन की किस्मत में ये दर्द लिखा था। सदमे से वो कितनी बीमार हो गई थी। मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ घर चले। पता नहीं उसके ससुराल वाले उसका ख्याल रख रहे थे या नहीं। मेरी बात सुनकर साइमा ने मेरे साथ जाने से इंकार कर दिया। ये सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैं उससे नाराज होकर घर चली गई। मैंने सोचा अब साइमा से ना मिलने जाऊंगी और ना फोन करूंगी। जब तक नाराज रहूंगी, जब तक वो घर हमेशा के लिए वापस न आने पर राजी नहीं हो जाती। 2 माह गुजर गए और मैंने उससे कोई राब्ता ना किया। एक दिन उसकी कॉल आने लगी तो मैं मुस्कुराने लगी कि लगता है उसकी अकल ठिकाने आ गई है। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ कोई और था। वो साइमा के घर की मुलाजमा थी। वो राजदारी से कहने लगी, साइमा बीबी को इन मुजालिमों से बचा कर ले जाएं। मैंने बिलाल साहब की बहनों की बातें चुपके से सुनी हैं। वो साइमा बीबी को कहीं लेकर जाती हैं और उसके जिस्म से कोई चीज निकाल कर बेचकर लाखों रुपए कमाती हैं, इसलिए उनके हालात बदल गई हैं। मुलाजमा की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस वक्त उसकी नंदे घर पर नहीं थी। मैं उसी वक्त अपनी बहन के ससुराल पहुंची। वो तनहा थी। सास ससुर किसी शादी पर गए हुए थे और नंदे शॉपिंग पर गई हुई थी। मैंने बहन की कमजोर हालत देखी तो रोना आ गया। वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। जब मैंने उससे सच्चाई पूछी तो वो बोली, आप ही मेरी नंदे बहुत लालची और जालिम हैं। पहले मेरी नंदे मुझे फोर्स करती थी कि मैं आपसे पैसे मांग कर उनको दूं ताकि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो बिलाल को मेरे खिलाफ भड़का देंगी, इसलिए उनके डर से मैं आपसे पैसे मांगती थी और झूठ बोलती थी कि बिलाल ने मांगे हैं। बिलाल के मरने के बाद मेरी नंदे मुझ पर जुल्म करने लगी और कहा कि अगर मैंने उनकी बात ना
मानी तो वो मुझे बिलाल के कमरे से और घर से हमेशा के लिए निकाल देंगी। मैं बिलाल की यादों के सहारे उसके कमरे में ही रहना चाहती थी, इसलिए नंदू के आगे हथियार डाल दिए। वो जानती थी कि मेरा खून बहुत नियाब है और नेगेटिव है, इसलिए उन्होंने अपनी अय्याशी और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना शुरू किया। वो मेरे जिस्म से खून की एक बोतल निकाल कर आगे किसी बंदे को बेच देती है और कहती है यही तेरी सजा है, तेरी वजह से हमारा भाई मर गया तो मनहूस है, लेकिन हमारे किसी काम तो आ सकती है। साइमा रोते हुए बता रही थी जबकि मेरी रूह काम की। अब मुझे समझ आया कि क्यों इस घर के हालात बदल गए थे। साइमा ने बताया कि इस समय उसके सास ससुर का कोई कसूर नहीं, वो अपने बेटे के गम में नढाल है, उनको कुछ इल्म नहीं है। खैर मैं फौरन साइमा को अस्पताल लेगी। मैंने जुनेद को अस्पताल में ही बुला लिया था और सब कुछ बता दिया था। साइमा के चेकअप के बाद फौरन खून का इंतजाम हुआ जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए क्योंकि उसका खून बहुत कीमती था। सारा पैसा जुनेद ने लगाया था। साइमा की नंदों ने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था वो नाजायज था और बहुत बड़ा जुर्म था। जुनेद ने फौरन अदालत के जरिए उन 5 बहनों को जेल में डाल दिया गया था और 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मैं जुनेद की शुक्रगुजार थी जिसने मेरा इतना साथ दिया था। साथ ही साथ मैं खुश थी कि उन 5 बहनों को उनके किए की सजा मिल गई थी। आज मुझे समझ आ गया था कि इंसान को कभी अपनी ख्वाहिशात और ऐश इशरत के लिए नाजायज रिश्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए जैसा इन 5 बहनों ने किया था। हमें दूसरे इंसान की इज्जत करनी चाहिए। इस बात का इदराक अब इन 5 बहनों को हो चुका था। जिस औरत की बातों में आकर उन्होंने ये घिनौना काम शुरू किया था वो उसी मोहल्ले में रहती थी। उसको भी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। वो औरत सबको पैसे कमाने के लालच में उल्टे सीधे मशवरे देती थी, खुद भी वो इसी तरह पैसे कमाती थी। इन बहनों को भी उसने खूब लूटा था। अब वो 5 फूट फूट कर रो रही थी और अपनी गलती की माफी मांग रही थी, लेकिन उनका गुनाह माफी के काबिल नहीं था। जो उन्होंने किया था मेरी बहन की जान भी जा सकती थी। मेरी बहन को मुकम्मल ठीक होने में काफी वक्त लग गया। मैं उसे घर ले आई और काफी हद तक अब उसे सब्र आ गया था। मैं अब भी सोचती थी कि काश उसकी शादी बिलाल से ना करती, लेकिन जो उसकी किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।